I'm Neeraj Tiwari. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। तैयारी आप सब समीक्षा अधिकारी हो, यूपीपी हो या फिर यूपीएसआई हो, यूपीएसआई हो, वैकेंसी कई सारी चल रही हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी की बात हो, यूपीपीसीएस की बात हो, यूपी पेट के थ्रू कई वैकेंसियाँ आ रही हैं। आप भी जानते हैं पेट में चाहे लेखपाल हो, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक का हो या लोअर पीसीएस का हो या फिर जो है ऑफिसर्स रैंक में आते हैं इधर मेडिकल डिपार्टमेंट, तो हर जगह अब जीके जीएस का रूल है, आप भी जानते हैं। और जीके जीएस आपके तैयारी के लिए भी बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना है। आप पढ़ाई कहीं भी कर रहे हो, टेस्ट यहाँ भी दे सकते हैं। टेस्ट की अगर बात करते हैं तो आज का ये टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 03 है। इससे पहले 2 नंबर हो चुका है और 01 हो चुका है। इन दोनों में हमने 50-50 क्वेश्चंस करवाया है। क्वेश्चंस का लेवल जो है वनडे एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए मेंटेन किया गया, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य कोई तैयारी, हर जगह आपका वो जीके जीएस क्वेश्चंस बनाने की संभावना रखता है। तो उसको हल्के मत लीजिएगा। 50 क्वेश्चंस को अच्छे से ओएमआर पे आप गोला करिएगा, पेन पेपर के साथ भी नोट डाउन करिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। आज की इस क्लास में भी 50 क्वेश्चंस है। आपको लास्ट में बताना है कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर्स देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे देते हैं कि हमारा ये सही गया है, लेकिन रियल कुछ और होता है। क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस में माइनस मार्किंग का प्रावधान है। आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, वहां पे माइनस मार्किंग नहीं था। गलत उत्तर देने पे दंड स्वरूप आपका सही जवाब नहीं काटा जाता था, लेकिन यहां पे माइनस मार्किंग का प्रावधान है। इसलिए बहुत सोच विचार के साथ आंसर्स दीजिए और मजे के साथ तैयारी करिए। तो आज क्लास नंबर 3 में भी हम लोग टेस्ट नंबर 3 में भी 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, ऐसी घोषणा हुई थी। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे, ऐसा भी हुआ था। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए पेंशन दे दी गई थी, यह गलत बात है, बस यही असत्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहां जो आपको गोला भरना है, सी विकल्प के साथ गोला भरना है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? 1885 में, 1900 ईस्वी में, 1889 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी? मित्रों, इंडियन नेशनल कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी स्टार्ट होती है तो वो सन होता है 1889, 1889। विकल्पों में आप भी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालक्रमानुसार क्रम को इंगित कर रहा है? ए विकल्प में दिया गया मार्लो मिंटो सुधार, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ। बी विकल्प में दिया गया पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर मार्लो मिंटो सुधार हुआ, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। सी वाले में मार्लो मिंटो सुधार आया, जलियांवाला बाग त्रासदी आया, गांधी इरविन समझौता आया, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव हुआ। और डी वाले में जलियांवाला बाग त्रासदी आया, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार हुआ। मित्रों, अगर सभी को सही क्रम में हमें बिठाना है तो पहले मार्लो मिंटो सुधार आएगा, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी हो जाएगा, फिर गांधी और इरविन का समझौता होगा, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आएगा। विकल्पों में सी गोला आपको एकदम राइट आंसर बनाना है। सी इज द राइट आंसर चुन लेना है। आगे चला जाए 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है, इतिहास से क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जेबी कृपलानी ने, अबुल कलाम आजाद ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? मित्रों,
जब अनुशंसा की बात आती है जवाहरलाल नेहरू ने की है। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। पूछ लिया गया, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? लाठी और अखाड़ा क्लब किसने खोला? चंद्रशेखर आजाद ने, मास्टर सूर्य सेन ने, सचेंद्र नाथ सान्याल ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? लाठी और अखाड़ा क्लब स्टेब्लिश करने का काम बाल गंगाधर तिलक कर रहा है। विकल्पों में डी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ा जाएगा। पूछ लिया गया मित्रों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बीणा चटर्जी, मातंगिनी हजारा, उषा मेहता, या फिर लक्ष्मी सहगल? बूढ़ी गांधी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिला शहीद हुई थी 1942 में। नाम होता है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा या हाजरा। सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पढ़ेंगे। प्यारा प्रश्न है, कह रहा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बी.आर. अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? तो ऐसी सभा ज्योतिबा फूले के द्वारा लॉन्च की गई थी। विकल्पों में आपको सी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे। आपको बताना है सही कालक्रम के अनुसार क्या सही बैठ रहा है। सभी विकल्पों पे आप गौर करिएगा। कोट में आंसर से उसका उत्तर आपको चुनना है। खिजर खां, हाँ पहले नंबर पे खिजर खां रहेंगे। फिर मोहम्मद शाह रहेंगे? नहीं, मोहम्मद शाह तीसरे नंबर पे जाएंगे। मुबारक शाह जो है दूसरे नंबर पे आएंगे। और जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये चौथे नंबर पे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 3 2 4 आएगा। 1 3 2 4 सी विकल्प में है। राइट आंसर आप यहां पे सी के साथ गोला भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर पढ़ेंगे। आपके बारे में दिया गया, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन का चुनाव करना है। रुद्रमा, अगर रुद्रमा के बारे में देखा जाए तो रानी चंद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी रुद्रमा। बिल्कुल सही जवाब है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासक और देवगिरी के शौना शासकों को पराजित किया। यह गलत जवाब है। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका रही है। केवल विकल्प 1 सही है, इसलिए गोला ए के साथ भरना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है मित्रों, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, किसानों पर लगाया गया कर का प्रकार था, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। SARAIS शब्द का जो रियल वैल्यू निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ बन रहा है, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी तीर्थयात्री, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करता था। विकल्पों में सी विकल्प आपको गोला भरना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ा जाए। कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको एनडीए, सीडीएस या फिर एलटी ग्रेड, इन सभी परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलते हैं। पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, वहां भी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएसआई में भी देखने को मिलता है। कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स चुनना है। इल्तुतमिश ने सजदा यानी दंडवत और पैबा सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी, ऐसा नहीं है। बलबन के चांदी का टंका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था, ऐसा भी नहीं है। तो ना ही एक ना ही दो राइट आंसर बैठेगा। डी विकल्प आपको यहां गोला भरना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? गुप्त टाइम का प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? ए विकल्प में भक्ति विषय बीथी ग्राम दिया गया, बी विकल्प में विषय भुक्ति बीथी ग्राम दिया गया, सी विकल्प में बीथी भुक्ति विषय ग्राम दिया गया, और डी विकल्प में भुक्ति विषय ग्राम और वीथी दिया गया। सभी विकल्पों को गौर करिएगा, फिर राइट आंसर्स बताइएगा। गुप्त काल, जिसमें चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला सब एकदम शीर्ष पे रहा है।
तो यहां भुक्ति विषय विधिग्राम होता है। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 13 नंबर लाना है। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर है, श्री राम मंदिर अयोध्या है, कंदरिया महादेव मंदिर है और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण आपका होयसलेश्वर मंदिर है मित्रों। होयसलेश्वर मंदिर राइट आंसर से लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनो। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चला जाए। आपसे पूछा गया प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल और छोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाटककार के रूप में, जनसंत के रूप में, दार्शनिक के रूप में या फिर मंदिर वास्तुकार के रूप में? भवभूति है, हस्तमल है और छोमेश्वर है। इनकी प्रसिद्धि का जो काम रहा ये नाटककार के रूप में फेमस रहा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर पढ़ेंगे। पूछ लिया गया आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, ये सही क्रम है। बी विकल्प में दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तीसरा विकल्प दिया गया पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और चौथा उसके बाद लोकतंत्रात्मक दिया गया। चौथा विकल्प में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से स्टार्ट होता है लेकिन पंथ निरपेक्ष लाते हैं, फिर समाजवादी लाते हैं, फिर लोकतंत्रात्मक लाते हैं। मित्रों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ऐसी प्रस्तावना में उल्लेख है। तो विकल्पों में बी विकल्प आपको राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। 16 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, एकदम सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों गठित होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ऐसा भी नहीं है, न्यूनतम 21 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर्यवेक्षण में होता है, ऐसा बिल्कुल है, यही सही है। तो सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, सी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ा जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची? केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में वर्णित है मित्रों? तो 7वीं अनुसूची का यह विषय है। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर लाते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है डिक्री, क्षमादेश, अध्यादेश या फिर अधिसूचना? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, वो न्यायालय होता है क्षमादेश। विकल्पों में सी विकल्प लगाओ, न्यायालय क्षमादेश जारी करेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है या फिर प्राकृतिक कर्तव्य है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है मित्रों? तो संवैधानिक अधिकार में वो मौलिक कर्तव्य बनेगा। विकल्पों में फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है, प्यारा प्रश्न है। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? गृह मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, विदेश मंत्रालय या फिर सुप्रीम कोर्ट? सभी विकल्पों पे आप गौर करेंगे तो भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो सही जवाब बैठेगा। सी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर पढ़ते हैं। 4 युग्म दिए गए हैं, चारों युग्मों में सही सुमेल नहीं है। आपको बताना है, क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, नहीं जल्दबाजी में आप गलत कर देंगे। एक साइड में अनुसंधान संस्थान दिए गए, दूसरे साइड में उसका शहर दिया गया, यानी उसका लोकेशन दिया गया है। आप सभी विकल्पों पे गौर करिएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, बिल्कुल है। हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, जबकि ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, ये ही गलत है। बाकी वर्षा अनुसंधान संस्थान आपका जोहराट ही है और उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है ही। तो आप यहां बी विकल्प के साथ गोला भर लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
दिए गए कूट का सही उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए मित्रों। सभी विकल्पों पे आपको गौर फरमाना है, कौन से कूट में फिट बिठाना है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, बिल्कुल सही है। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड सबसे लास्ट में जाएगा मित्रों, ये 4 नंबर पे जाएगा। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये 3 नंबर पे चलेगा आपके। 3 नंबर पे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना पहले हो जाएगी। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। तो 2 नंबर पे आपका 4 आएगा। 1 4 3 2 यानी डी विकल्प आपका एकदम परफेक्ट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर पढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब का विकल्प दिया गया। चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता भंडारण के लिए फेमस है, तो वो आपका जो राज्य है, वो राज्य एरिया के मामले में सबसे बड़ा राज्य है भारत में, राजस्थान। सही जवाब बैठेगा, वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखा जाएगा। पूछा गया, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशतता 30.7% लोग नगर में रहते थे, 31.8% लोग नगर में रहते थे, 31.2% रहते थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी विकल्पों पे गौर फरमाने के बाद 31.2% यानी बी विकल्प राइट आंसर चुनिए। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर पढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लिनस पॉलिंग, रिचर्ड फेमेन, आर्थर वेम गॉर्टन, निकोला टेस्ला। नैनो टेक्नोलॉजी का जो फादर है मित्रों, रिचर्ड फेनमैन है। विकल्पों में आप सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, रेखीय गति का संरक्षण, बर्नौली प्रमेय और आवोगाद्रो की अवधारणा। रॉकेट का जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेखीय गति का संरक्षण वाला सिद्धांत लागू होता है। सी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 27 नंबर पे चला जाए। पूछा गया, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, या फिर भूमि की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का जो प्रयोग है मित्रों, समुद्र की गति मापने के लिए होता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलें। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? अतिचालक के, कुचालक के, अर्धचालक के, या फिर चालक के? सोलर सेल किसके बने होते हैं मित्रों? सोलर सेल बनने की बात आती है, अर्धचालक के बने होते हैं। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 आपसे कह रहा है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, जिसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, कहलाती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, अम्ल वर्षा, या फिर उपरोक्त सभी? जिसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पढ़ा जाए। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सोडियम, रोहोडियम, थोरियम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों रोहोडियम का उपयोग करते हैं। विकल्पों में सी विकल्प राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखा जाएगा। आपसे कह रहा है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है? फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान और सल्फर का विकल्प आपके सामने है। राइट आंसर्स की बात आती है तो फास्फोरस राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर चुन लो। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलें। किस खाद्य पदार्थ में सभी अवयवों एमिनो अम्लों में पाए जाते हैं? मछली, दाल, अंडा, सब्जी? विकल्पों पे आप गौर फरमाओ तो राइट आंसर अंडा के साथ बनाओ। वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखा जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ट्रेफोलॉजी पोषण का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, और पेडोलॉजी पौधे के जीवाश्म का अध्ययन। बस फर्स्ट विकल्प केवल गलत है, बाकी सभी लोग एकदम फिट मिलान है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा गया, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? सारगर्शम में, रेडी मेनिया
प्लामटा में, लैमिनेरिया से या फिर कांट्रा से किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन की प्राप्ति की बात आती है लैमिनेरिया से। जवाब बैठेगा वी इज द राइट आंसर। चुन लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अपनी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है? Mg है, Pp है, Cu है या फिर Hg है? सही विकल्प की अगर बात आती है Mg राइट आंसर होगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर देखेंगे। पूछ रहा है आपसे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कारक के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षरण के जो है संश्लेषण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी विकल्पों पे अगर गौर फरमाएंगे तो जो राइट आंसर जाएगा वो जीन के संश्लेषण के लिए जाएगा। विकल्प आपका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? सलाइलैक्स है, नेपेंथेस है, नीरियम है और एकेसिया है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? विकल्पों पे अगर गौर किया जाए तो नेपेंथेस सही जवाब बैठेगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 या फिर विटामिन के? सीलियक रोग हो जाता है, सीलियक रोग विटामिन B12, कोबाल्ट की कमी इसमें होती है मित्रों। सही जवाब बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन अपना आता है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाते हैं जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, बाह्य द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे जो तरल पदार्थ होते हैं ये कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। विकल्पों में डी विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की जो तकनीक है वो कौन सी है? जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, इन विट्रो जीन बैंक है या फिर क्रायो बैंक है? पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की जो टेक्निक है वो कौन सी है? तो तकनीकी इन विट्रो जीन बैंक है। विकल्पों में बी विकल्प एकदम राइट आंसर बैठा जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 41 नंबर आता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2010 में? सभी विकल्पों पे अगर गौर किया जाए 2002 सही जवाब बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। पूछा गया बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? सोलो मंडल है, लुईस मंडल है, वकील और ब्रह्मानंद मंडल है या फिर हैरिस टोडर मॉडल है? विकल्पों पे आप गौर करोगे तो प्रेक्षण और ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास में हैरिस टोडरो मॉडल सही जवाब बैठेगा, डी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपको सुमेल करने को दे रहा है चित्रकारी और उससे संबंधित राज्य के बारे में विकल्प दिया गया, आपको सही मिलान करना होगा। मधुबनी की बात आती है, बिहार से संबंधित होता है मधुबनी। हम लेपाक्षी की अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश से हो जाएगा लेपाक्षी, और पट चित्र की अगर बात करते हैं उड़ीसा से हो जाएगा, और जो वर्ली की बात आती है महाराष्ट्र की लोक कला है मित्रों, तो सही जवाब जो बैठेगा डी विकल्प के साथ यहां बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखा जाए। आपसे पूछ लिया गया फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? कर और मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी या फिर उत्पादन का मूल्य और लागत? किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? सभी विकल्पों पर अगर गौर फरमाएंगे तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी राइट आंसर होगा। सही जवाब यहां पे बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और राज्य में अवस्थिति के बारे में विकल्प दे दिया गया है, आपको सही मिलान करना है। मित्रों कहलगांव की बात आती है। कहलगांव कहां का बिजली संयंत्र है? विकल्पों पे आप गौर फरमाएंगे तो राइट आंसर्स लगाएंगे। कहलगांव, कहलगांव बिहार का है। और जब बात आती है खरगोन की, तो खरगोन आपके मध्य प्रदेश का हो जाएगा।
कोरबा की बात आती है छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, और जब कुड़गी की बात आएगी ये कर्नाटका का हो जाएगा। तो डी का तीसरा है और बी का पहला है। बी का पहला और डी का तीसरा केवल और केवल डी विकल्प में दिया गया, इसलिए जो राइट आंसर बैठेगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखा जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे करा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, जेएम किन्स जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नार मॉडल एशियन ड्रामा, और कार्ल मार्क्स की बात आती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ट्रस्टेंस। कौन सा जोड़ा सही सुमेल नहीं खाता है? सभी विकल्पों पे अगर गौर फरमाते हैं मित्रों तो राइट आंसर आपका कार्ल मार्क्स जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। डी इज द राइट आंसर चुनना होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों 47, AFSP ये पहली बार कहां लगाया गया? मणिपुर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, या फिर 7 पूर्वोत्तर राज्य में? AFSPA की अगर बात आती है सबसे पहले 7 पूर्वोत्तर राज्य में लगा था, विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959 में, 1965 में, 1961 में, या फिर 1963 में? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी जब घोषित किया जाता है वो सन होता है 1963 का, 1963 का। विकल्पों में डी विकल्प राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे करा है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या फिर ट्रेजरी बिल? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है मित्रों? विकल्पों पे गौर करेंगे तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। सी इज द राइट आंसर चुन लो। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पोंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोंचमपल्ली काहे के लिए फेमस है? नृत्य के लिए, बुनाई के लिए, शराब के लिए, या फिर ये सभी के लिए? पोंचमपल्ली की प्रसिद्धि की अगर बात आती है बुनाई, सही जवाब बैठता है, सी इज द राइट आंसर चुनना है। अब आपके बताने की बारी है कि इस टेस्ट नंबर 3 में आपने 50 क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए? ईमानदारी से बताइएगा। क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, एग्रीकल्चर, सभी जगहों से लगभग लिया गया। आर्ट एंड कल्चर से भी लिया गया है, कोई डाटा छोड़ा नहीं गया। हर जगह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए गए हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे। हर एक परीक्षा के लिए, चाहे आप रेलवे दें, एसएससी दें, बीपीएससी दें, बीएससी दें, पीसीएस दें, बैंकिंग दें, सीडीएस दें, एनडीए दें, या फिर अदर टीचर एग्जाम दें, हर जगह काम आने वाला है। उम्मीद है प्रश्नों का लेवल भी समझ में आया होगा और क्लास भी पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।